Now we are going to take synchronization. Okay, first one, what is synchronization? How synchronization is important? Now we are going to take synchronization. What is synchronization? Why synchronization is so important? What are the problems which can arise if you do not synchronize your processes? Okay, for that we are going to take first one. The process is characterized into mainly two types. First one is coordinative process and independent process. Okay, what is coordinative process? If execution of one process, if there are two processes, execution of one process effect affects 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 another process, or one the execution of a process is affected by affected by if execution of a one process affects the execution of other process, and the execution of one process is affected by the execution of other process, so those process are called coordinative process. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस जो है उसे हम दो मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस और दूसरा है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस होते हैं एक का एग्जीक्यूशन दूसरे को इफेक्ट करे, मतलब मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरा काम करना किसी और को दिक्कत दे या परेशानी क्रिएट करे या उसके काम में कोई बदलाव कर दे, तो मैं और वो बंदा, मतलब हम दोनों के काम एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस है हमारे, मतलब कोऑर्डिनेटिव वर्क है हमारा कि मतलब दोनों को एक साथ मिल लेके चलना होगा, कोई एक अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो सेम इसी तरह ये दोनों, अगर इसका एग्जीक्यूशन इसको इफेक्ट कर रहा है और इसका एग्जीक्यूशन इफेक्ट होता है इसके एग्जीक्यूशन से, तो ये दोनों कोऑर्डिनेटिव प्रोसेसेस हैं। ओके, अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होते हैं? execution of one process does not affect or affected by other process, then they are called independent processes. एग्जाम्पल मान लीजिए, आप एक काम कर रहे हैं और एक और बंदा दूसरे चीज पे एक काम कर रहा है, मतलब दोनों का काम ही अलग अलग है, ठीक है, आपके काम में कोई भी मेल ही नहीं है, मतलब कोई भी सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पे कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं और इंडिपेंडेंट का भी ले लेता हूं। एक ब्लैक बोर्ड है, एक मार्कर है, ठीक है, इसके पास मार्कर है, इसके पास ब्लैक बोर्ड है, मतलब इसने ब्लैक बोर्ड खरीदा है, इसने मार्कर खरीदा है। अब जिसने ब्लैक बोर्ड खरीदा है उसे लिखने के लिए मार्कर चाहिए, और जिसने मार्कर खरीदा है उसे लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, तो जब तक दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे किसी का भी काम नहीं होगा, राइट। इस बंदे ने पेन और कॉपी खरीदी है, इसने भी पेन और कॉपी खरीदी है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ काम ना भी करें तब भी दोनों का काम चल सकता है। ओके, तो मतलब यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट है, और जहां यहाँ जो रिसोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट है दोनों प्रोसेस के बीच, राइट। ओके, अब तो अब हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन समझने के लिए हमें मेनली ये 3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट वन है प्रॉब्लम्स अराइज नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते हैं, मतलब प्रोवाइड नहीं करवाते हैं सिंक्रोनाइजेशन, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है जो फॉलो होनी चाहिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए? कुछ सर्टेन कंडीशन है, अगर वो फॉलो हो रही है, अगर वो फॉलो नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर वो फॉलो हो रही है तो क्या आप कह सकते हो कि सिंक्रोनाइज है? हाँ है, मतलब वो चेकिंग कंडीशन है। अगर वो फॉलो हो रही हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस सिंक्रोनाइज हैं। अगर फॉलो नहीं हो रही हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं है। और थर्डली आएंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम ये देखेंगे, सॉल्यूशन आइदर कैन बी राइट और रॉन्ग। तो सॉल्यूशन जो है वो टूल्स के थ्रू होगा, मतलब कुछ सर्टेन टूल्स होंगे जिन्हें हम यूज करके सॉल्यूशन बनाएंगे। इन प्रॉपर यूज of those tools can give wrong solution and the proper use will give right solution. Okay,
Now in this we firstly focus on problem arise not having synchronization between the process, right? चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अराइव हो सकती हैं अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो आपके प्रोसेसेस के बीच। मान लीजिए आपके प्रोसेस के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अराइव हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को लेके चलते हैं, वो जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। सो आपके पास एक बफर है। बफर जैसे कि मान लीजिए एक गोडाउन मान लीजिए, आपने एक गोडाउन ले रखा है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर ले लीजिए आपका मैन्युफैक्चर को, और कंज्यूमर ले लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर है एक मैन्युफैक्चर है। वो मैन्युफैक्चर करके आइटम्स को अपने गोडाउन में रखता है। उसी गोडाउन से जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला भाई है वो सामान को पिक करता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है शॉपकीपर्स में। ठीक है, तो अब ये एक गोडाउन मान लीजिए इसे आप। अब जो अब दोनों के पास काउंट रहना चाहिए ना, एक आइडिया रहना चाहिए उसके पास, मैन्युफैक्चर के पास भी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी, कि कितना आइटम है हमारे गोडाउन में, पता रहना चाहिए ना। है तो जो इन है, इन एक वेरिएबल है जो मैन्युफैक्चर अपने पास रखता है ये पता रखने के लिए कि अब मुझे जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जो आइटम, उसे कहां रखना है, गोडाउन के अंदर किस जगह पे रखना है, कौन सी नेक्स्ट खाली जगह जहां मुझे अपना आइटम है जो स्टोर रखना है। और आउट एक वेरिएबल है जो कि यूज होता है कंज्यूमर के द्वारा, मींस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, जो ये देखता है कि मुझे नेक्स्ट आइटम अपनी कहां से उठानी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो ये दो कोड है। मैं कोशिश करूंगा फिजिकल एग्जांपल से पूरा रिलेट करने के लिए, लेकिन हर चीज को फिजिकल एग्जांपल से पूरा रिलेट नहीं करा जा सकता, तो फॉलो कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। तो ये दो कोड है, कोड को हम एक बार पूरा नजर मार लेते हैं जल्दी से। इंट जैसा कि आप देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, उन्होंने दोनों ने एक काउंट मतलब एक मीटर लगा रखा है जो ये बताता है कि हमारे गोडाउन में इतनी आइटम है हर वक्त। तो ऐसे ही इंट एक ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक्सेस करते हैं ये पता करने के लिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने आइटम अवेलेबल हैं हमारे बफर में, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर का कोड, मतलब मैन्युफैक्चर कोई आइटम बनाता है और वो हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए बना रहा है, ऐसा नहीं आज बना रहा है कल नहीं बनाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए मैन्युफैक्चर है, लाइफ टाइम के लिए मैन्युफैक्चर है, हमेशा पूरी जिंदगी बनाने वाला है वो। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप में बनाने वाला है वो आइटम को। तो ये प्रोड्यूस आइटम मान लो उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेन है जहां से वो आइटम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, इसे ध्यान दीजिए। वाइल के साथ मैंने सेमीकॉलन यूज कर रखे हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा वाइल के साथ सेमीकॉलन तो मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो वर्क ही नहीं करेगी, ये तो एरर दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये एरर दे देगी तो आपको अपने प्रोग्रामिंग पे वर्क करने की जरूरत है। आपको लिटरली अपनी प्रोग्रामिंग पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के, टेंशन मत लीजिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं इस स्टेटमेंट को तो यहीं समझा दूंगा। बाकी अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारी डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग बेसिक से डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं आने वाले सीरीज में प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी बहुत डिटेल में, ताकि आपको हर एक प्रोग्रामिंग की हर एक ट्रिक्स पता हो। जितना हो सकेगा हम बोर्ड पे कवर करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं आपको असाइनमेंट वगैरह भी उसमें दूंगा, उस सीरीज में प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो सके। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ये क्या मजाक वाली बात है। ऐसा हो गया, मान लीजिए आप कॉलेज में है, ठीक है, एक 4th ईयर का बच्चा है, कॉलेज में एक मैकेनिकल का बच्चा है, आपकी और मैकेनिकल वाले बच्चे की लड़ाई हुई है, मतलब बहस हुई है थोड़ी सी, है मैकेनिकल वाला बच्चा एंड में आके, क्या बहस होने के बाद क्या मतलब यूं कह रहे तू तो आप बोलोगे उसे तू तो बस मशीन ही तो ठीक कर सकता है और क्या कर सकता है, वो मैकेनिकल वाला बंदा तू आपसे बोलेगा कि तू तू तो एक प्रोग्राम ही तो लिख सकता है और क्या कर सकता है और तेरे बस की कुछ भी नहीं है। और फिर आप अपने मन में सोचोगे इस पागल को ये भी नहीं पता कि मुझे प्रोग्रामिंग भी नहीं आती। ओके, तो इस पे आपको वर्क करने की जरूरत है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को देखिए, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, अगर उसके बाद सेमीकॉलन लग जाए, जैसे कि इफ, स्विच,
ओके, इफ स्विच और फॉर लूप जो है, जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर उसके बाद सेमीकॉलम लगे तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करेगी अगर मतलब उसके आगे एग्जीक्यूशन फॉलो होगा, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हमने कुछ रख रखा होगा ना कोड, वो कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन फॉल्स होगी, मींस जब वो कंडीशन फेल करेगी, राइट। इफ मान लीजिए अगर आप एक कंपैरिजन करवा रहे हैं, इफ 1 इज लेस देन 2, ठीक है, 1 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू है, इनफाइनाइट टाइम के लिए ट्रू है, 1 हमेशा 2 से कम ही होगा, तो ये इस कंडीशन को कभी पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये हमेशा फॉल्स होगी और वो यहीं मतलब यहां से जंप कर जाएगा, वो यहां से यहां जंप करा जाएगा अगर आपने इफ के आगे सेमीकोलन लगा रखा होगा। अगर मान लीजिए आपने वाइल लगा रखा है, जैसे हमने वाइल यूज करके वाइल ये कर रखा है, तो वो आपकी स्टेटमेंट इसके आगे जाएगी नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं जब गलत हो तब आगे एग्जीक्यूट करियो, और वो कभी गलत होने नहीं वाला, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती हैं जो प्रोग्रामिंग में लॉजिक के हिसाब से हम यूज करते हैं, अलग अलग लॉजिक के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ली है, इसका पीछे एक इंटेंशन है, वो मैं आगे समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। जब तक काउंट, जो आपका काउंट है वो n के इक्वल ना हो, मतलब n के इक्वल हो जाए और मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं, तो कंडीशन अगर मैं बोल सकता हूं, अंदर बोल सकता हूं ना हो, जब तक n के इक्वल ना हो तब तक मैं इनपुट कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए। जो प्रोड्यूसर है वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक यहां खाली जगह है, मतलब जो मैन्युफैक्चर हो तब तक तो मैन्युफैक्चर करके गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकता है जब तक गोडाउन में जगह है। अगर मान लीजिए गोडाउन भर गया, गोडाउन में जगह ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चर करके रखेगा कहां, कहीं भी नहीं रख सकता, ओके। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने व्हाइल स्टेटमेंट यूज करी है। तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, व्हाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू n, देन डू दिस कोड, अदरवाइज लीव इट, ओके। सो और अदर लीव इट मींस स्टक हियर, मतलब आप यहीं रुक जाइए। अगर मान लीजिए काउंट इक्वल्स टू n हो गया, अगर आपका n मतलब क्या है, बफर लिमिट है, आपकी बफर लिमिट तक आपकी काउंट की वैल्यू हो गई, मतलब आपका गोडाउन भर गया, तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, आप आगे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, राइट, ओके। तो मान लीजिए अभी काउंट की लिमिट n नहीं हुई है, जैसे हम देख रहे हैं n इक्वल्स टू 8 और काउंट की वैल्यू 3 है, अभी नहीं हुई है, तो मैं आगे कोड चला के दिखा देता हूँ। बफर, बफर क्या है, जो पॉइंट करता है, मतलब बफर हमारे जो गोडाउन है, इन क्या है, जो नेक्स्ट, मतलब जो ये एक लोकल वेरिएबल है, जैसा आप देख सकते हो, इन मैंने मतलब एक लोकल वेरिएबल है जो यूज करा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है। तो इन पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट एड्रेस को, जहां उसे प्रोड्यूस करी हुई आइटम, जो आइटम यहां से हमें, मतलब आइटम पी हमने पास कराई है ना, तो यहां से हमें एक प्रोड्यूस आइटम मिलेगी, जो आप मतलब मैन्युफैक्चर, जो आइटम मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो बफर की इस लोकेशन पे जाके स्टोर कर देगा। मान लीजिए उसने ए मैन्युफैक्चर करा, सॉरी 3 है ना, सॉरी सॉरी 3 है, यहां आ गया ए, ए मैन्युफैक्चर कर रहा है, ए स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंट इक्वल्स टू इंट प्लस 1 हो जाएगा, इंट की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। अब क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसके, जैसा आप जानते होंगे, अगर आपने माइक सीओए थोड़ा बहुत पढ़ा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको थोड़ा बहुत पता है, तो एक जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की, वो मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बनी होती है, ठीक है। और हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल, मतलब सेवरल माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, ओके। ये हम पढ़ने वाले हैं सीओए के अंदर, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आपके पॉइंट्स क्लियर हो, ओके। तो जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, ये 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन के द्वारा करा जाता है। पहला है लोड आरपी कॉमा एम काउंट, मतलब काउंट के अंदर जो वैल्यू है, काउंट एक एड्रेस, मतलब काउंट एक वेरिएबल है, अगर आप वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या करेगा, अपने एड्रेस को स्टोर करता है, मतलब काउंट पे आपका एड्रेस स्टोर है। और एम कॉमा काउंट कर रहे हो, एम कॉमा काउंट, काउंट के अंदर की वैल्यू, काउंट खाली एड्रेस है, एम कॉमा काउंट काउंट के अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। काउंट के अंदर की वैल्यू 3 उसे किस में स्टोर करवा देगा, आरपी में, आरपी के अंदर लोड करवा दे रहा है, ठीक है। स्टोर से मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब यहां है लोड, लोड करा रहा है, मतलब आरपी के अंदर डाल रहा है, ठीक है, यहां से उठा के यहां डाल रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 3 की वैल्यू 4 हो जाएगी।
आरपी के अंदर 3 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, काउंट के अंदर जो आरपी की वैल्यू है स्टोर करा रहा है, तो यहाँ 3 की जगह 4 कर देगा। ओके राइट। सेम अब हम कंज्यूमर का कोड देख लेते हैं। कंज्यूमर के कोड में क्या है, उसने एक आइटम सी मतलब एक वेरिएबल लिया है, मतलब एक आइटम ली है। इसे रिलेट नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं बोल रहा था हर एक को फिजिकल एग्जाम से रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है। एक आइटम सी है, ये भी मतलब लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेगा कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर वाला डिस्ट्रीब्यूटर वाला भाई है वो लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ही रहने वाला है। तो ये मतलब वाइल लूप है, इनफाइनाइट लूप है। तो कंज्यूमर एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहा है। वाइल काउंट इक्वल्स टू 0 मींस यहां भी सेमीकोलन लगाया, सेम कंडीशन के आगे अगर सेमीकोलन लगे तो वो तब एग्जीक्यूट होगी उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जब ये फेल हो। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है वाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू 0, आगे सेमीकोलन लगाया मतलब नॉट करने के लिए, तो आप उसे अंदर भी रीड कर सकते हैं। वाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक काउंट मतलब जब तक पूरा वो खाली नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए गोडाउन खाली है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पूरा गोडाउन खाली पड़ा है तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो उसे रुकना पड़ेगा उस टाइम के लिए। अगर मान लीजिए गोडाउन खाली है तो उसे यहीं रुकना पड़ेगा जब तक गोडाउन के अंदर कुछ सामान नहीं आता। राइट। अब है आइटम सी इक्वल्स टू बफर आउट। आइटम सी है मतलब जो आपको आइटम उठानी है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर आइटम उठाने वाला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो उठाएगा बफर की आउट पोजीशन से। आउट एक वेरिएबल है जो उसने अपने लिए तैयार कर रखा है डिस्ट्रीब्यूटर ने, मतलब कंज्यूमर, यहाँ कंज्यूमर बोल रहे हैं मतलब फिजिकल एग्जांपल के लिए जो जिससे आप रिलेट कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर आपका उठा रहा है वहां से कोड उठा रहा है, मतलब कोड मतलब जो रिसोर्सेज है उसे उठा रहा है और जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपने आइटम सी में ले लिया, तो आइटम को उठा लिया, उसके बाद आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 मोड एन कर दिया। आउट प्लस 1 क्यों करा, अब जो अगली आइटम है जो अगले दिन उठानी है वो आप पहले से सेट कर रहे हो। और मोड एन क्यों करा, मोड एन इसलिए करा, मान लीजिए आपने कंज्यूम करते 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 यहां तक कंज्यूम कर ली, उसके बाद यहां तक कंज्यूम करने के बाद प्रोड्यूसर पीछे से भरना चालू कर रहा है, अब लास्ट आ गए। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं एंड पे आ चुका हूँ, गोडाउन की दीवार आ चुकी है, मैं इसके आगे नहीं कर सकता। आपके पीछे भी तो सामान पड़ा है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, आप मोड एन यूज कर रहे हैं, आप पूरा शुरुआत से जाएंगे ना उठाने के लिए। मान लीजिए आप ब्रेड का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर है वो ब्रेड बना रहा है, तो क्या होगा, जो नई बनी ब्रेड है वो पहले रखेगा, फिर अगले दिन की बनी, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। ठीक है, मान लीजिए ये 1 तारीख को बनी है, 2 तारीख को बनी है, 3 तारीख को बनी है, 4 तारीख को बनी है। अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 1 तारीख की ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट ना करके 4 तारीख की ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या 1 तारीख की ब्रेड खराब हो सकती है ना जल्दी, तो इसलिए उसे इसी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। ऐसी कंज्यूमर जो है जो पहले प्रोड्यूस्ड आइटम है उसे कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, सीरियल में कंज्यूम करेगा, जो पहले प्रोड्यूस हुई है उसे पहले कंज्यूम करेगा। राइट, ओके। तो इसके बाद वो क्या करेगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, जो मैंने बताया था एक वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मतलब एक चार्ट सा बनाएंगे कि हाँ इतना आइटम है, तो उसे घटा देगा कि हाँ भाई मैंने एक सामान उठाया है, ताकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहे ना, दोनों भाइयों के बीच में। ठीक है, तो प्रोसेस आइटम मतलब उसे लेके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब प्रोसेस का मतलब है यहाँ उसे प्रोसेस करना, आप उसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने उस आइटम को शॉपकीपर्स में। अब जो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन के मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बनी होती है। तो ये इसकी 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जिससे ये बनी हुई है। पहला है लोड करना आरपी की वैल्यू, आरपी के अंदर काउंट की वैल्यू को लोड करना जो कि है अभी 4, ठीक है, डिक्रीमेंट करना, उसके बाद आरपी की वैल्यू को काउंट की वैल्यू में स्टोर कर देना जो हो गई 3। ठीक है, राइट। अब हम इस सिनेरियो को, ये तो हो गया, मतलब आपने देख लिया कौन जो प्रोग्राम है सिंपल, उस पे मतलब एक के बाद एक चला रहे तो ढंग से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही आइटम है, एक आइटम उसने कंज्यूम कर ली थी जो कंज्यूमर पे चली गई थी, मैंने काटना भूल गया था, ठीक है, जो उसने कंज्यूम कर ली थी इस वाली स्टेटमेंट से। ठीक है, ओके। अब इसे हम इसका एनालिसिस करते हैं जब दोनों चीज एक साथ हो रही है, मतलब वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, इधर से कंज्यूम एक साथ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रही है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आएगी है, उससे पहले आप 2-4 नोट्स लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। फर्स्ट नोट है, in is a variable, in is a local variable which is used by producer, n is a local variable which is used by producer in order to get the next location in which it produced
the item, or it is going to store the produced item. Okay. Out. Out is a variable. Out is a local variable which is used by consumer, which indicates from which location next it has to consume the item. Okay, मतलब next किस location से उसे consume करना है. Count. Count is a global variable which is used by both producer and consumer. Okay, in order to make a count of the items in the buffer. Right? Okay. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्ड रिसोर्सेज हैं. शेयर्ड रिसोर्सेज में ये लिख लीजिए. शेयर्ड रिसोर्स, फर्स्ट वन है बफर. ठीक है. सेकंड वन क्या है? काउंट वेरिएबल. राइट. ओके. अब आपको दो तीन पॉइंट है वो नोट कर लीजिए. फर्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन टू बी फॉलोड. अब इसके अंदर कंडीशन टू बी फॉलोड के अंदर पॉइंट बना के लिखिए. द प्रोड्यूसर इज नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस अ आइटम व्हेन द बफर इज फुल. मतलब प्रोड्यूसर को अलाउड नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए जो मैंने इस कंडीशन से स्पेसिफाई करवाया, मतलब इस कंडीशन से जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं वो है व्हेन द बफर इज फुल, producer does not allowed to produce a item. Okay. And the consumer is not allowed to consume a item in a vacant buffer. Means if there is no item in the buffer, so consumer is not allowed to consume because it can't consume, there is no item. आप कैसे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अगर वहां कोई आइटम ही नहीं है, और मैन्युफैक्चर कैसे मैन्युफैक्चर करेगा अगर मान लीजिए वहां जगह ही नहीं है मैन्युफैक्चर करी आइटम को रखने की. वो क्यों मैन्युफैक्चर करेगा? वो तो वेस्टेज है ना, और वो उठा ही नहीं सकता, वो तो इलॉजिकल थिंग है. जो चीज है ही नहीं उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? राइट. ओके. तो इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं इस कोड का, मतलब जो हमने कोड फॉलो करा है क्या ये सही है. ठीक है. तो एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के लिए मैं पहले प्रोड्यूसर ले रहा हूं. पी से मैं प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. आप प्रोड्यूसर लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन के साथ. डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं, वो एम लिख लीजिए मैन्युफैक्चर. ठीक है. मैं यहाँ प्रोड्यूसर ही लिख रहा हूँ. ठीक है. प्रोड्यूसर जब यहां तक कोड इसने मतलब एग्जीक्यूट कर लिया है, जब वो स्टेटमेंट पे है, और वो मैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ. आप माइक्रो प्रोसेसर मतलब जब हम सीओए पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है. वो एग्जीक्यूशन होता है कुछ इस तरीके से. एक एग्जीक्यूशन में पहले तो होती है आपकी इंस्ट्रक्शन फेच, फिर होता है इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है. अगर एग्जीक्यूशन के बाद या एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट क्या है? प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन को इंटरप्ट से आप रिलेट कर सकते हैं. इंटरप्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? इंटरप्ट हो सकते हैं कई तरह के हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बैटरी खत्म होने वाली है, ये एक इंटरप्ट है. वो आपको अलर्ट देता है ना. आप कुछ भी चला रहे हो तभी बैटरी अलर्ट आता ही आता है. आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो उसे आप मतलब आने से नहीं रोक सकते. आप चाहे उसे आने के बाद इग्नोर कर सकते हैं, वो आपको मतलब नोटिफाई जरूर करेगा कि बैटरी खत्म होने वाली है. ठीक है. आप उसे एक्नॉलेज करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो उसे नोटिफाई जरूर करेगा. तो ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. इस तरह के होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट. मान लीजिए आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं. ठीक है. आप बहुत देर आप हाई गेमिंग मतलब हाई ग्राफिक्स की गेम खेल रहे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हीट हो गया आपका सीपीयू जो है, बहुत ज्यादा हीट हो चुका है. ठीक है. हीट होने के बाद हीटिंग प्रॉब्लम हो गई. अब जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना, तो एक टेम्परेचर सेंसर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर. अगर वो थ्रेशहोल्ड उसने अचीव कर लिया तो उसके बाद वो सीधा आपको एक वार्निंग देगा कि टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है, और वो सीधा सिस्टम को शट डाउन कर देगा. आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो पीछे की फंक्शनिंग डिजाइन होती है ऐसे. क्योंकि यूजर सोचता है हाँ चल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे डैमेज हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है. तो पहले से ही प्री डिजाइंड होता है. तो वो हाईएस्ट मतलब इंटरप्ट के भी अलग अलग प्रायोरिटी होती है इंटरप्ट की भी, कि बहुत ज्यादा ये मतलब इस पे आने पे यूजर का कंट्रोल छीन लेंगे, इस पे आने पे नहीं छीनेंगे. वो सब हम इंटरप्ट्स में पढ़ेंगे. वो इंटरप्ट्स आते हैं आपके सीओ के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरप्ट कैसे आते हैं. तो प्रीएम्पशन कैसे होती है आप समझ लीजिए. मैंने हल्का सा रिलेट इसलिए कर दिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे हवा में बातें चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है.
तो थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं ट्राई करूंगा जितना अपने एंड पे कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, राइट। तो जब यहाँ आ चुका है प्रोड्यूसर वन, तो वो इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं हर एक इंस्ट्रक्शन को इसके वैल्यू से लिख रहा हूँ, I1 I2। I1 पे क्या हुआ, I1 पे जब था तो आरपी में, आरपी के अंदर काउंट की वैल्यू आई। काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 है। अब एक वैल्यू उसने इंसर्ट करी है यहाँ, ए, जो हमने बताई थी, ए इंसर्ट करी है। उसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट सेकंड इंस्ट्रक्शन में आरपी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से 4 हो गई, राइट। अब मान लीजिए यहाँ इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट आ गया, प्रीएम्पशन आ गया। प्रीएम्पशन ओएस के अंदर हम प्रीएम्पशन टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे और सीओए के अंदर हम इंटरप्ट को यूज करेंगे। होता दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मतलब इंटरप्ट बहुत ही बेसिक लेवल पे, मतलब माइक्रो लेवल की हम बात करें, जब माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात करें तब हम इंटरप्ट बोलते हैं, और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम प्रीएम्पशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ प्रीएम्पशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, पी का मतलब सी का कोड आया, मतलब कंज्यूमर आया। अभी मान लीजिए मतलब जो प्रोड्यूसर था, मतलब जो मैन्युफैक्चरर था, उसने अपने पास तो कर लिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ अपडेट करना है। मतलब उसके अंदर जो वो था, मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने अपने लड़के को बोला कि, मतलब जो लड़का, मतलब जो उनके यहाँ काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करते हैं ना, उन्हें बोला कि जाइए, जब वहां जाके जो काउंट का आपका चार्ट है ना, उसके अंदर 3 की जगह 4 लिखी है, ये मतलब उसके अंदर 4 लिखी है ये, ठीक है। तो जो लड़का था वो थोड़ा डिले हो गया, मतलब वो लिखने तो जा रहा था, एकदम उससे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, ठीक है। अर्जेंट काम आ गया तो वो अपने कुछ और काम से चला गया। इतनी देर में क्या हुआ, कंज्यूमर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया और अपने अपने जो उनके पास जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हें बोल दिया कि जाओ, मतलब वो पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि आरपी की वैल्यू जो भी है, अभी आरपी मतलब काउंट की वैल्यू जो है उसने आरपी में स्टोर कराई, आरपी के अंदर वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, आरपी की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, डिक्रीमेंट कर दी मतलब -1 कर दी, तो 3 -1 कर दी तो 2 हो गई। उसने फिर कहा अपने लड़के मतलब लेबर को या एम्प्लॉय को कि वहां जाके आप 2 लिख दीजिए या 2 स्टोर करा दीजिए, हैं। तो यहां हम स्टोर बोल रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि लिख दीजिए। तो उसने, तो काउंट के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो फिर यहाँ पी का थर्ड मतलब इंटरप्ट गया था तो वापस जरूर आएगा। इंटरप्ट मतलब कोई इंटरप्ट आया है, वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया पूरा, उसके बाद आपको वहीं से कोड कंटिन्यू करना पड़ेगा। इंटरप्ट मतलब मान लीजिए यहाँ आपने कोई फंक्शन कॉल आ गई, फंक्शन आप पूरा एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद उसी स्टेटमेंट पे वापस आ जाते हैं ना एग्जीक्यूशन में, तो इसी से आप इंटरप्ट को रिलेट कर सकते हैं। I3 वापस आया, I3 एग्जीक्यूट हुआ। I3 क्या था, स्टोर करना, आरपी की वैल्यू को काउंट में स्टोर करना, 4। तो अब क्या सिनेरियो है, मैन्युफैक्चर के हिसाब से 4 है, मतलब 4 आइटम है गोडाउन में। कंज्यूमर के हिसाब से 2 आइटम है गोडाउन में, ठीक है। अब जब बाद में मान लीजिए एट द एंड हिसाब होगा, है मतलब अकाउंट्स का काम होगा, तो मैन्युफैक्चरर तो बोलेगा भाई उसमें 4 आइटम थी, कंज्यूमर बोलेगा भाई उसमें 2 आइटम थी, मैं एक ले गया था, ठीक है। तो दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी मतलब विचारों में भेदभाव आ गए ना, मतभेद आ गए विचारों में। मतलब एक सोच रहा है कि यार मेरा भाई धोखा कर रहा है, वो कह रहा है भाई मेरा भाई धोखा कर रहा है मेरे साथ, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ 2 ही आइटम थी, वो कह रहा है यहाँ 4 आइटम थी। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, तो इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी आना, इनकंसिस्टेंसी। नोट करके लिखिए इनकंसिस्टेंसी क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम विच अकर्ड इन द सिस्टम इफ you don't have synchronization between the processes। इनकंसिस्टेंसी का बेसिक मतलब है एक ही वेरिएबल की 2 अलग अलग वैल्यू स्टोर होना 2 अलग अलग जगह। ओके, मतलब दोनों के दिमाग में अलग अलग वैल्यू है ना, प्रोड्यूसर के मतलब मैन्युफैक्चरर के अलग है, प्रोड्यूसर के अलग है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, राइट। ओके।